हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो चलिए करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 58 फॉर क्लास 9 साइंस। 28 नवंबर की ये वर्कशीट है और आज का जो टॉपिक है हमारा वो ग्रेविटेशन चैप्टर से ही है। मास एंड वेट में क्या डिफरेंस होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि ये कन्फ्यूजन सभी बच्चों के माइंड में होती है कि मास एंड वेट आर इक्वल, दे आर एट पार, यानी कि वो दोनों समान है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जानते हैं किस तरह से। जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ज्ञान ने हमेशा की तरह क्वेश्चन रख दिया है कि क्या डिफरेंस है मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो दीदी ने उसे बता दिया है कि ज्ञान, वी नो दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। तो इनर्शिया जो भी होता है वही वैल्यू उसकी मास भी होती है, यानी कि मास जो है वो इनर्शिया का मेजर होता है। ग्रेटर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता है तो इसका मतलब उसका इनर्शिया भी बढ़ जाता है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इट कंटेन्स। अब मास क्या होता है? मास होता है बेटा जो भी जितना भी मैटर उस ऑब्जेक्ट के अंदर है, जितना वो मैटर कंटेन करती है उसका अमाउंट ही उसका मास होता है। वेयर एज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस इज द फोर्स विद विच द सेलेस्टियल बॉडी अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन वेट जो होता है उस बॉडी का वो क्या होता है? तो उसको समझिए थोड़ा सा कि किसी भी जगह पर वो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी के ऊपर है। सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया एंड अदर प्लैनेट्स। तो वो जिस किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर होगा और वो सेलेस्टियल बॉडी जैसे कि हम अर्थ पर हैं, तो अर्थ किस फोर्स से, कितने फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है वो उसका वेट होता है। सपोज कीजिए कि यहाँ अर्थ है और अर्थ को मैंने छोटा कर दिया है और इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सपोज ये टेबल रखा हुआ है, तो ये जो टेबल है इसको कितने फोर्स से अर्थ जो है ना अट्रैक्ट कर रही है, वो इसका क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये इसका वेट कहलाएगा। और मास क्या होगा कि जितना अमाउंट इसके अंदर मैटर है, जितना मैटर इस टेबल के अंदर है वो इसका मास होता है। और वेट किस पे डिपेंड करता है? वेट डिपेंड करता है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से, कितना फोर्स लग रहा है। और सिर्फ अर्थ ही नहीं, वो किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर होगा, किसी भी और प्लैनेट पर होगा, तो वो जो ग्रेविटेशन फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगाएगा वही उसका क्या होगा? वेट होगा। क्लियर? तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो देखिए, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। मास कभी भी चेंज नहीं होता, चाहे वो अर्थ पर हो, मून पर हो या किसी और प्लैनेट पर हो, तो वो चेंज नहीं होगा। अर्थ में भी वो चाहे पोल पर हो या इक्वेटर पर हो, इसका मास जो है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हमने मून पर देखना है। अब ये बात तो हमें पता है कि जो मास है किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो मास है वो अर्थ पर भी सेम रहेगा, मून पर भी सेम ही रहेगा, लेकिन वेट दोनों जगह पर चेंज हो जाएगा। तो मून पर अलग वेट होगा और अर्थ पर अलग वेट होगा। ऐसा आपने सुना होगा कि जितना वेट हमारा अर्थ पर है उतना वेट मून पर नहीं होगा, बल्कि बहुत कम होगा। तो कितना कम होता है और वो कैसे फाइंड आउट होता है, इसको साइंटिफिकली आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो गया ये तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन। इस डेरिवेशन को आप इम्पोर्टेंट समझिए क्योंकि इसके ऊपर वर्कशीट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझें। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम बात कर रहे हैं वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जिसका हम ले रहे हैं उसका मास हमने ले लिया है m। ये स्मॉल m से मैंने मास ऑफ ऑब्जेक्ट ले लिया, यानी कि ये तो हो गया मेरा किसी ऑब्जेक्ट का मास। अब दूसरी चीज़ क्या ली है मैंने? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। ठीक है, मास तो m है और इसका वेट जो है मून पर वो WM है, यानी कि W वेट हो गया और छोटा m यहाँ लगा दिया। इसका मतलब है मून पर इसका वेट कितना है। तो ये जो डिनोशन दी जाती है वो इसी प्रकार दी जाती है ताकि आप बीच में जब डिराइव कर रहे होते हैं तो वो आपको एकदम से क्लियर रहे माइंड में कि ये है क्या चीज़। ये सिंबल मैंने किस चीज़ के लिए रखा था? लेट द मास ऑफ द मून बी mm। अब यहाँ पर ये मास किसका है? मून का। मास ऑफ द मून ये भी मैंने लेना पड़ेगा, तो मैंने कैपिटल M के साथ स्मॉल m लिख दिया। अब आर एम क्या है? वो है मून की रेडियस। तो मुझे इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। स्मॉल m, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, WM उस ऑब्जेक्ट का ही वेट, लेकिन कहाँ पर? मून पर। इसी प्रकार मुझे मून का मास भी चाहिएगा और मून का खुद का भी मास मुझे चाहिए,
और आर एम यानी कि उसकी रेडियस, एम छोटा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, आर एम क्या है, ये रेडियस ऑफ मून है। ठीक है, कितनी रेडियस से मून को ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे तो हम ड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो मून की रेडियस है वो हमने यहाँ आर एम से डिनोट की है। ठीक है, अब आ जाती है बात यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, कैपिटल जी जो कि कांस्टेंट, और कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम यानी कि बड़ी ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाती है उसकी रेडियस, या फिर हम डी से डिनोट कर देते हैं, तो ये हो गया डी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ ये जो फॉर्मूला है इसी को यूज़ करके आगे हम बढ़ने वाले हैं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें पता चला कि द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है अगर हम निकालना चाहते हैं WM, तो वो उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, ये भी तो एक तरीके का फोर्स ही होता है, ये जो वेट होता है मून पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो क्या है, वो एक तरीके का फोर्स है। ठीक है, अब यहाँ फोर्स कैसे निकाला, ये वेट जो है वो कैपिटल जी MM यानी कि मून का मास, और ये उस ऑब्जेक्ट का मास, और नीचे आ जाएगी रेडियस ऑफ द मून। ये मेरी इक्वेशन 1 होगी। और इक्वेशन 2 मुझे कैसे मिलेगी, जैसे मैंने मून पर इसका वेट फाइंड आउट किया था, इसी प्रकार मैं इसका वेट अर्थ पर भी फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो अगर मैंने अर्थ पे फाइंड आउट करना है तो अर्थ के लिए मैंने यहाँ WE लगा दिया है, और सेम चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर जो MM था, मास ऑफ द मून था, वो बेटा यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ हो जाएगा। बीच में क्रॉस लगा हुआ है, ये x नहीं है, इसमें गलती ना करें, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी कि मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ को RE से शो किया है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और आगे हमारा ये कैपिटल G। अब ये जो दोनों इक्वेशंस बनी, हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस के लिए हमें आगे सॉल्व करना है। मुझे इक्वेशन 1 को, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। यहाँ लिखा है डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो कैसे करना है अब आगे देखिए। तो मैंने रख दिया WM बाय WE, ओके, और बाकी के जो एक्सप्रेशन है वो भी डिवाइड हो जाएंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगले स्टेप में ये शॉर्ट करके लिखा हुआ है स्टेप, मैं आपको समझा देती हूँ। तो यहाँ कैपिटल G और कैपिटल G दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, और स्मॉल m क्योंकि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही तो हम फाइंड आउट कर रहे थे, उसी ऑब्जेक्ट का मून पर, उसी ऑब्जेक्ट का अर्थ पर। तो अब हमारे पास जो चीज़ें बचेंगी, ये जो RE स्क्वायर है यानी कि अर्थ का जो रेडियस है वो ऊपर चले जाएगा, और ये जो है जो मैथमेटिकल कर लेते हैं कैलकुलेशन बच्चे, उनके लिए इजीली होगा ये समझना। तो यहाँ आपको ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट होगा, MM मल्टीप्लाई बाय RE स्क्वायर, ये RE स्क्वायर यहाँ आ गया, और ME यानी कि अर्थ का जो मास है वो, और मून का रेडियस यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पर वैल्यूज़ रखनी होंगी। मुझे मास, मून का मास, अर्थ का मास, रेडियस दोनों की, वो सब मैंने यहाँ फाइंड आउट, मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। ये सारी वैल्यूज सॉल्व करने के बाद जो मुझे मिलता है वो है 1/6, यानी कि ये वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑन द अर्थ। तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सारा डराइव किया था। तो मुझे पता चल गया कि जो वेट होगा मून पर, वो अर्थ के वेट पर, जहाँ उस ऑब्जेक्ट का जो वेट अर्थ पर होगा उसका 1/6 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया गया है। सो इफ़ योर वेट ऑन अर्थ इज़ 48 न्यूटन। यहाँ वेट को न्यूटन से लिखा गया है, न्यूटन इसकी यूनिट दी गई है। वेट की यूनिट जो है वो न्यूटन लिखी जाती है, ओके। और मास जो होता है उसको हम नॉर्मली जो हम बात करते हैं वो केजी लगाते हैं या ग्राम लगाते हैं, तो वो मास होता है। यहाँ अर्थ का जो वेट है वो 48 न्यूटन दिया गया है, ठीक है। आपका वेट अर्थ पर, देन यू विल वे मच लाइटर एंड योर वेट विल बी 8 न्यूटन ऑन द मून। तो हमें यहाँ से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मेरा वेट अर्थ पर 48 न्यूटन है तो वो मून पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा अर्थ के वेट से। तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया, 6 से ही कटेगा, तो ये मुझे मिलेगा मून पर मेरा वेट यानी कि 8 न्यूटन। यहाँ पर कुछ बातें दे रखी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी समझ लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि जो वेट होता है वो क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अर्थ का किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए।
तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहलाता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम मास से भी, उसके मास से भी उसका वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मास के लिए ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, m×g। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसकी वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर किसी चीज़ की हम देख रहे हैं उसका जो वेट है हम निकालना चाहते हैं, सपोज़ उस चीज़ को हम बोलते हैं 1 kg, तो 1 kg इसका मास होगा, मल्टीप्लाई बाय 9.8 यानी कि g, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस वस्तु का वेट आ जाएगा अर्थ पर। ओके, वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ये जो वेट होता है ये हमने समझ लिया कि ये फोर्स है एक प्रकार का, और ये कैसे एक्ट करता है, ये डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, एंड इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड्स हमने बोल दिया, तो मैग्नीट्यूड तो ज़रूर ही है वेट का, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़रूर ना कुछ होती है। और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है बेटा डाउनवर्ड्स, इस बात को भी याद रखें। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सेलेस्टियल बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पर किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इट चेंजेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट। तो हर सेलेस्टियल बॉडी का, अर्थ हुई, मून हुई, अदर प्लैनेट हुए, उन सभी का अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अपनी अपनी क्षमता होती है उनकी गुरुत्वाकर्षण करने की। वाइल इट्स मास डज नॉट चेंज, लेकिन मास पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है, लेकिन मास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कितना भी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स हो या कितना भी कम हो। तो देयरफॉर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर उतना ही होगा जितना कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो W इज इक्वल्स टू m×g से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो मास ऑफ द मून इज लेस देन द अर्थ। मास ऑफ द मून इज लेस देन द अर्थ, यानी कि मून का जो मास है वो अर्थ से ही कम है ना। इस बात को भी हम जानते हैं, यहाँ डराइव कर रहे थे ना, तब भी हमने लिखा था कि जो मास ऑफ मून है वो कितना है, 7.36 इंटू 10⁻22 है। लेकिन अर्थ का जो मास है वो कितना है, वो बेटा इससे काफ़ी ज़्यादा है, 6 इंटू 10⁻24। यहाँ वैल्यूज़ पर ना जाइए, ये जो पावर दी हुई है ना 10 की, इस पर भी जाइए। इसमें 2 0 ज़्यादा होंगी अर्थ वाले में, क्योंकि यहाँ 24 लिखा है और यहाँ 22 लिखा है ना। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाली इसकी 6 पे और 7.36 को देखकर आप नहीं देख सकते हैं इसकी वैल्यू को एक्चुअली। तो यहाँ आप देखो कि जो 10 की पावर है 24 है, यानी कि 2 0 इस वाले से ज़्यादा होंगी। तो ये मतलब क्या हुआ कि अर्थ का जो मास है वो मून के मास से तो काफ़ी ज़्यादा है। यही बात यहाँ समझा रहे थे कि जो मून है उसका मास अर्थ से कम है, एंड इट विल एक्सर्ट लेसर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेस देता है, लेस लगाता है, कम लगाता है, एंड हैंस योर वेट विल बी लेसर एट द मून ऑन द अर्थ देन ऑन द अर्थ। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका वेट मून पर कम होगा बजाय कि अर्थ पर ज़्यादा होगा, मून पर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स इसीलिए कम है क्योंकि उसका जो मास है वो अर्थ से ही कम है। ठीक है, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। तो हमने अभी जाना था कि मास जो होता है उसको किलोग्राम से नापते हैं, और यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज ऑफ फोर्स। अब वेट की जो यूनिट है वो फोर्स वाली यूनिट सेम होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा कि जो वेट है वो एक प्रकार का फोर्स ही है, और उसकी यूनिट जो है वो क्या होगी? न्यूटन होगी। नेक्स्ट जो बात है, एक एग्जांपल दी गई है, इसको समझिए। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है, तो इसका वेट क्या होगा भाई अर्थ पर? तो वेट के लिए हमें फॉर्मूला पता है m×g, और g मेरे को पता है, इसकी वैल्यू मुझे याद रखनी है, कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अर्थ के लिए है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है ये, और ये जो है ना मून पर अलग होती है, इसकी वैल्यू वो 1.6 होती है। अब यहाँ वेट निकाल लिया मैंने, 10 इंटू 10 9.8, ये 98 न्यूटन क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का। यानी कि जो ऑब्जेक्ट हमारे धरती पर 10 किलोग्राम की है उसका वेट कितना है? 98 न्यूटन है। तो आज आप समझ गए होंगे ना वेट और मास में क्या अंतर है। ठीक है, अब इसको नहीं भूलेंगे कभी भी। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल लेसर ऑन मून और ऑन अर्थ एक्सप्लेन। तो अर्थ या मून में से किस पर मास कम होगा वो बताना है। अब इस क्वेश्चन का आप मतलब समझिए पहले। हो सकता है कि आपने कहीं और से देखा हो आंसर,
और यहाँ एक मिस्टेक भी हो सकती है या फिर ये आपको भटकाने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, यहाँ पूछा गया है कि मास जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का वो मून पर कम होगा या अर्थ पर होगा कम। तो अगर आप इस बात को नहीं पहचान पाए अभी तक, तो इसका मतलब ये है कि आपने वर्कशीट ठीक से नहीं पढ़ी है। तो बेटा ये देखिए, मास जो होता है वो कहीं पर भी चेंज नहीं होता है, उसके ऊपर प्लेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो इक्वेटर पे हो, अर्थ के या पोल पर हो, अर्थ पर हो या मून पर हो या मार्स पर हो, कहीं पे भी हो, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट नेवर चेंजेस। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में आप यही लिखेंगे कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज विद प्लेस। ठीक है, इट विल बी सेम ऑन मून और ऑन अर्थ। ठीक है, लेकिन अगर इसका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ मास की जगह वेट लिखा होता तो ये इसका आंसर नहीं होता, इसका आंसर फिर डिफरेंट होता। अब अगर मास पूछा गया है तो आप यही आंसर लिखेंगे जो मैंने अभी डिक्टेट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इन कंपैरिजन विद दैट ऑन अर्थ। तो इसके लिए हमने ये डेरिवेशन जो था इसे कंप्लीटली लिखना है, यहाँ से लेकर आपको नीचे तक लिखना है। इसका जो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ तक इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड विच टेकन टू अनदर प्लैनेट। तो इसमें आपने बताना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो किस पर डिपेंड करता है अगर उसे किसी दूसरे प्लैनेट पर ले जाया जाए। थर्ड के लिए आंसर लिखिए, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी प्लैनेट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन एंड व्हाट विल बी हिज वेट ऑन अर्थ। तो हमें पता है कि जितना मून पर वेट होता है उसका 6 टाइम्स वेट अर्थ पर होता है। इस आंसर को लिखना कैसे? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ से लिखिए, द वेट ऑफ पर्सन ऑन मून इज 10 न्यूटन एंड वेट ऑन अर्थ विल बी 6 × 10 यानी कि 60 न्यूटन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, इसे करके आप अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए, अच्छे से समझ के कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। हैव अ नाइस डे।